अगर आप हमारे इस परिवार के सदस्य नहीं बने हैं, अगर आप परिवार के सदस्य नहीं बने हैं राजस्थान एग्जाम मंत्रा के, तो आप इस परिवार के सदस्य जरूर बन जाए, ताकि आने वाले जितने भी हमारे सेशन हैं उन सबको आप सबसे पहले देख सके और उन सबका आपको नोटिफिकेशन भी सबसे पहले मिल सके। विद्वान साथियों, टेलीग्राम पे जुड़ने में बहुत सारे बच्चों को समस्या आ रही है, तो इस समस्या का हल करने के लिए हमने आपके लिए जो है टेलीग्राम के कोड जो है जनरेट कर दिए हैं। आप चाहें तो इन कोड को स्कैन कर सकते हैं अपने फोन में। आप इन कोड को स्कैन कर सकते हैं, मैं साइड में इसीलिए हुआ हूं ताकि आप कोड देख ले। पहला कोड है राजस्थान एग्जाम मंत्रा, जो हमारा मूल टेलीग्राम चैनल है ये है, और दूसरा रीट के लिए हमारा है रीट नगर, रीट 2022 लिखा हुआ मिलेगा। इनमें से जो भी कोड आप स्कैन करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें से जो भी कोड आप स्कैन करेंगे उसी टेलीग्राम ग्रुप पर आप जो है वो ज्वाइन हो जाएंगे। जिस टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन होना चाहते हैं, दोनों में ही आपको सारा का सारा डाटा जो है मिल जाएगा। चाहे आप कौन से भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको कंप्लीट डाटा मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपके फोन से इस कोड को स्कैन करना है, ओपन करना है, और टेलीग्राम ऐप आपके पास होना चाहिए फोन में पहले से, और आप ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, तो ये हमने आपके लिए और थोड़ा जो है इसको क्या बना दिया है, सरल बना दिया है। किस पे जुड़ना? टेलीग्राम पे जुड़ना। तो विनोद कुमार जी, कमल जी, राजकुमार जी, मनोज भाई, कैसे हैं आप? यशस्वी जी, महेश जी, तनु जी, स्वागत आपका, और सोनू कुमारी जी, राजकुमारी जी, कैसे हैं आप? तो चलिए करते हैं शुरुआत। अगर आप ये कोड स्कैन नहीं कर पा रहे तो टेलीग्राम में जाके सीधे ऐसा ये लिंक जो है ना, ये कॉपी कर सकते हैं आप, इसको लिख लीजिए और अपने टेलीग्राम में ले जाके ये लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। दूसरा ये जो लिंक है इसको भी आप टेलीग्राम में जाके लिखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं आप। ये तो ये कोड जो है ना, कोड ये बार कोड है, इसको आप स्कैन करवा लीजिए, या फिर नीचे दिए गए लिंक से आप जो है वो ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। विद्वान साथियों, इससे पहले हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 5 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। 6ठे चैप्टर की आज चर्चा करेंगे, राजस्थान के प्रमुख शासकों की, और यहां से बहुत प्यारे प्यारे जो है क्वेश्चन भी बनते हैं आपके हर एग्जाम के दृष्टिकोण से। वर्तमान में हम रीट की चर्चा कर रहे हैं, तो करें शुरुआत। भूपेंद्र झुंझुनू, भूपेंद्र जी झुंझुनू से करें शुरुआत। रानी गुजर जी, कैसे हैं आप? मूलचंद जी कैसे हैं? कैसे हैं मूलचंद जी? जया सैनी जी कैसे हैं आप? प्रियंका जी स्वागत आपका। सुनील मीना जी, शशि जी, विमला जी, माधवन जी, सुभाष गुजर जी, परमजीत जी, हरिराम जी, चलिए एक बार सारे बच्चे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। एक बार सारे बच्चे अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए लाइक बटन दबा दीजिएगा, और शुरुआत करते हैं राजस्थान के प्रमुख शासकों की। देखिए, राजस्थान का इतिहास आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। अभी मेरे साथ जो इतिहास पढ़ रहे हैं उसमें हम आज प्रमुख शासक पढ़ रहे हैं, और यहां कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो आपको किसी भी गाइड में नहीं मिलने वाले हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे यहां पर आपको जो किसी भी गाइड में नहीं मिलने वाले हैं, और वही क्वेश्चन आपको नोट करने हैं ताकि आप उन क्वेश्चनों को पेपर में सबसे पहले कर पाए। तो आइए करते हैं शुरुआत। देखिएगा, हाँ, वीडियो के नीचे जो लिंक है वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लिंक नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हमने आसान करने के लिए किया है। टोंक जिले के सोहेला गांव की सुमन एवं सबाना जयपुर घूमकर आई। ये मैं लाइन इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि इससे एक क्वेश्चन मनोविज्ञान में बना है। समझना इस बात को, देखना कि टोंक जिले के सोहेला
गांव की सुमन एवं सबाना जयपुर घूमकर आई। आने पर उन्होंने अपने अध्यापक जी से कहा, क्या कहा कि गुरुजी, हमने जयपुर में जंतर मंतर देखा, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। वहां हमें बताया गया कि उसे सवाई जयसिंह ने बनवाया था। जयसिंह एक महान निर्माता था। यह सुनकर पास में खड़ा दूसरा बालक, जिसका नाम है बलवंत, पिछले साल मैं भी बलवंत बोलता है कि पिछले साल मैं भी चित्तौड़गढ़ घूमने गया, तब वहां मैंने विजय स्तंभ देखा जिसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। वहां लोग कह रहे थे कि कुंभा महान और वीर शासक थे। इन दोनों की बात सुनकर शिक्षक क्या कहता है, इसकी बात हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं जो मनोविज्ञान में पूछा गया था। मनोविज्ञान में क्वेश्चन ये पूछा गया, साइकोलॉजी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। आपकी जो सीटेट की परीक्षा होती है उसमें, कि एनसीईआरटी की जो कक्षा 6-7 है, 3, 4, 5, 6, 7 है, इसमें हर चैप्टर की शुरुआत किसी लड़के या लड़की के माध्यम से की गई है, किसी लड़के या लड़की के माध्यम से की गई है। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है? ये क्वेश्चन मनोविज्ञान में पूछा गया। देखो, हमने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उन सबको अगर आप स्टार्टिंग देखोगे तो किसी ना किसी लड़की, यानी जैसे इसमें सोहिला है, सुमन है, सबाना है एंड बलवंत है, ये बच्चे तो हैं, ये इन बच्चों के माध्यम से की गई है। यानी हर चैप्टर की शुरुआत में बच्चों की आपसी चर्चा दिखाई गई है, बच्चों को जो है वो बात करते हुए दिखाया गया है। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है, यही क्वेश्चन पूछा गया। तो बताएं आप में से कमेंट करके कि एनसीईआरटी और आरबीएसई में भी, अब तो एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है आरबीएसई, और अब तो राजस्थान में भी एनसीईआरटी लागू हो चुका है। तो ऐसा करने के पीछे कारण क्या है कि हर चैप्टर की शुरुआत, जो प्राथमिक कक्षा है उनके हर चैप्टर की शुरुआत किसी लड़के या लड़की के माध्यम से की गई है? बताएं कमेंट करके। ऐसा इसलिए किया गया, उत्तर में यह था ताकि बच्चे भी बच्चों के अंदर उत्सुकता जागृत हो और वो भी जो है वो इस प्रकार की चीजों में इंटरेस्ट ले सके, वो भी इस चीजों में जो है वो क्या सके, जान सके इनको, और इनमें रुचि ले सके। इनकी रुचि विकसित करने के लिए, खोज की प्रवृत्ति विकसित करने के लिए यह जो है वो चैप्टर इस तरीके से दिए गए थे। अब आगे चलते हैं। बच्चों की बात सुनकर गुरुजी बोले, देखो बच्चों, राजस्थान में कई ऐसे शासक हुए जिन्हें हम वीर और महान कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों से प्रदेश को गौरवान्वित किया। ऐसे ही कुछ शासकों के बारे में मैं आपको बताता हूं, और इस चैप्टर में भी हम यही पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं यहां इस चैप्टर के अंदर पृथ्वीराज चौहान से। देखिए, पृथ्वीराज चौहान को आप सभी बच्चे जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान से संबंधित 2-3 घटनाएं, एक तो संयोगिता के साथ उनका विवाह, उनको उनके पिता के घर से भगा के लेके जाना, ये वाक्य तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। और दोनों लड़ाई 1191 और 1192 वाली भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, पृथ्वीराज चौहान 1177 से लेकर और 1192 तक का इनका शासनकाल रहा है। भारत में संतल्पित काल से पूर्व पृथ्वीराज चौहान का नाम प्रतापी शासकों में महत्वपूर्ण रहा है। इनके पिता का नाम था सोमेश्वर और माता का नाम था कर्पूरी देवी। याद रखना, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जब पृथ्वीराज अल्पायु के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, और ऐसा माना जाता है कि इनकी माता कर्पूरी देवी जो है वो इनकी संरक्षिका के रूप में जो है वो शासन का भार संभाला। किंतु निकट के जो संबंधी थे, इनके चाचा ताऊ वगैरह, सबने इसका लाभ उठाने का प्रयास किया ताकि पृथ्वीराज चौहान को किसी न किसी तरीके से हटाकर वो खुद जो है वो सत्ता को प्राप्त कर सके। शासक बनने के उपरांत पृथ्वीराज चौहान ने सर्वप्रथम अपनी आंतरिक जो स्थिति थी उसको और जो है वो सुदृढ़ किया, उस पर ध्यान दिया। पृथ्वीराज चौहान में योग्य शासक, वीर एवं साहसी योद्धा व सेना नायक आदि के जो है वो गुण विद्यमान थे।
विद्यानुरागी पृथ्वीराज चौहान 6 भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। एक बहुत ही सरल क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन आप जब पढ़ें तो हर क्वेश्चन को, हर लाइन को एज ए क्वेश्चन पढ़ें। एनसीईआरटी या आरबीएसई पढ़ने का तरीका यही है। जबकि मेरा मानना तो यह है कि अगर आप कोई गाइड भी पढ़ रहे हैं, कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हैं, आप एक लर्नर हैं, तो आप हमेशा एज ए क्वेश्चन ही पढ़ें। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज चौहान, देखो कितना सरल क्वेश्चन है और कितना कठिन हो जाएगा पेपर में ये। पृथ्वीराज चौहान कितनी भाषाओं के ज्ञाता थे। ऑप्शन में आ जाएगा आपके पास, ए के अंदर आ जाएगा 5 भाषाओं का, बी के अंदर आ जाएगा 7 भाषाओं का, सी के अंदर आ जाएगा 6 भाषाओं का और डी के अंदर आ जाएगा 8 भाषाओं का। ईमानदारी से अपने हृदय पे हाथ रख के बताना कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में होता तो आप इसका क्या उत्तर करते। ऐसा मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि आपने पहले पढ़ा नहीं होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक सरल क्वेश्चन भी अगर हमारा पढ़ा हुआ नहीं होता है ना, तो हमारी हालत कितनी खराब हो सकती है। अगर ये क्वेश्चन हमारा नहीं पढ़ा हुआ होता तो आप अगर तुक्का भी लगाते तो सोच नहीं पाते कि क्या तुक्का लगाएं। अगर आप तुक्का भी लगाना चाहते तो लगा नहीं पाते, सही तरीके से नहीं लगा पाते ना। अभी तो आपके सामने है उत्तर, तो बताना आसान है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे जो कहना चाहता हूं उस बात को समझिए कि हमारे लिए हर क्वेश्चन जो है वो क्या है, हमारे लिए हर लाइन क्वेश्चन है। हमारे लिए हर लाइन क्या है, क्वेश्चन है। और हमें हर लाइन को एज ए क्वेश्चन ही पढ़ना चाहिए, ताकि पेपर में, देखो पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो होने को तो बहुत सरल होते हैं, क्योंकि जब आप घर पर जाकर उन क्वेश्चनों को देखोगे ना, जब आप घर पे जाके उन क्वेश्चनों को देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत सरल लगेगा, लेकिन पेपर में ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा कठिन हो जाते हैं। पेपर में सबसे ज्यादा कठिन कौन से क्वेश्चन होते हैं? जो सबसे सरल होते हैं, क्योंकि हम इन क्वेश्चनों को कभी पढ़ते ही नहीं है। हमारे लिए ये तुच्छ क्वेश्चन होते हैं, तो अब से आगे जब भी कोई बुक पढ़े आप, जब भी कोई गाइड पढ़े आप, एनसीईआरटी पढ़े, आरबीएसई पढ़े, कोई भी पुस्तक पढ़े आप, हमेशा याद रखिएगा प्रत्येक लाइन ही क्वेश्चन है। और यही सबसे बेस्ट रणनीति है। यही जो रणनीति है वो सबसे बेस्ट रणनीति है किसी भी पेपर में सफलता प्राप्त करने की, किसी भी सब्जेक्ट को बेहतर बनाने की। तो देखो कितना सरल क्वेश्चन था। अभी पढ़ा हुआ है आपका, तो आप आसानी से बता सकते हो कि क्या होगा, 6 उत्तर होगा। 6 भाषाओं के ज्ञाता, मैंने आपके उदाहरण देके बताया। ये इनके दरबार में विद्यापति गौड़, ठीक है, नाम याद रखना, वागीश्वर जयानक, विश्वरूप जनार्दन, चंद्रवरदाई और पृथ्वी भट्ट, ये इनके दरबार के प्रमुख दरबारी थे। और यहां से क्वेश्चन बन जाता है विद्वान साथियों कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार में निम्न में से कौन नहीं था? निम्न में से कौन नहीं था? ऑप्शन आएगा वागीश्वर, जयानक, पृथ्वी भट्ट और एक और ऑप्शन आ जाएगा। तो यहां ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपसे, तो इन क्वेश्चनों का याद रखना। पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक और कवि इनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना जो की थी वो किसने की थी? चंद्रवरदाई ने की थी। चंद्रवरदाई ने इनकी रचना की थी, किसकी? पृथ्वीराज रासो की। और इसमें पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई ने जो है पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत विस्तार से जो है वो बताया है। इसके बाद महाराणा कुंभा की बात करते हैं। महाराणा कुंभा की बात करते हैं 1433 से 1468 तक। अब देखो यहां पृथ्वीराज के बारे में बहुत छोटी सी जानकारी दी गई थी।
है ना। बहुत छोटी सी जानकारी है। जैसे जैसे हम कक्षा 8th में जाएंगे, 9th में जाएंगे, 10th में जाएंगे, वैसे वैसे जानकारी बढ़ती जाएगी आपकी। तो सिसोदिया वंश के कला प्रेमी शासक कुंभा का जन्म 1417 में हुआ। महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे। शासन बनते ही महाराणा कुंभा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे कि महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों में बूंदी, गागरोन, सिरोही, वांगड़ विजय, मेवाड़, मारवाड़, मैत्री ये प्रमुख कार्य जो है रहे हैं। और चर्चा करते हैं कुंभा के बारे में। तो महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व ने कटार, कलम और कला की त्रिवेणी संगम है। क्वेश्चन देखो कितना प्यारा बनता है। राजस्थान का कौन सा शासक है, राजस्थान का कौन सा शासक है जिसमें कटार, कलम और कला तीनों के गुण पाए जाते हैं? राजस्थान का कौन सा शासक है जिसमें कटार, कला और कलम तीनों के गुण पाए जाते हैं? तो महाराणा कुंभा वो शासक है जिनमें इन तीनों के गुण जो है वो पाए जाते हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेवाड़, सांस्कृतिक दृष्टि से मेवाड़ का स्वर्ण काल कुंभा का। मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा द्वारा करवाया गया। कुंभा ने कौन कौन से दुर्ग बनाए हैं? तो अचलगढ़ मुख्य रूप से, बसंती का दुर्ग, बसंतीगढ़ दुर्ग भी कहते हैं इसको, भोमट दुर्ग, मचान दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग एवं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया है। किस विजय के उपलक्ष्य में? तो सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में इसका जो है निर्माण करवाया गया। कुंभा महान संगीतकार भी थे। उन्होंने उनके द्वारा रचित ग्रंथों में संगीत राज मोस्ट है ये संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध सबसे प्रमुख है। कुंभा ने जयदेव रचित गीत गोविंद पर भी टीका लिखी थी, रसिक प्रिया नामक, और चंडी शतक की भी एक टीका जो है इन्होंने लिखी थी। महाराणा कुंभा ने महाराजा धीराज, राय रायन, महाराणा, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु योग्यता अभिव्यक्त करने वाली अपनी उपाधियां जो है वो धारण की थी। यानी मेवाड़ के इतिहास में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास उपाधियां थी तो वो महाराणा कुंभा के पास ही थी। यह भी आपके लिए एक बहुत ही प्यारा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, जिसे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। हमारे हर सेशन की पीडीएफ क्लास एंड होने के अंडर 10 मिनट जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम के लिंक पर मिल जाएगी। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो इस सेशन में बने रहे। आज मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से टेलीग्राम ज्वाइन करना भी सिखा दूंगा। एक बार सारे बच्चे इस सेशन को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये सेशन हर बच्चे तक पहुंच पाए जो अपने घर पर बैठकर अध्ययन करना चाहता है। एक बार सारे बच्चे शेयर करेंगे। महाराणा सांगा की चर्चा करते हैं। महाराणा सांगा 1509 से लेकर और 1528 तक का शासनकाल था। राणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह पर ही पड़ा था। जो राणा सांगा है, यानी सांगा राणा शाखा का जो नाम है वो राणा सांगा के नाम पर ही राणा नाम इनका जो है रखा गया। राणा सांगा राणा रायमल के पुत्र थे। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष यानी सबसे उच्च कंडीशन पर था, सबसे उच्च स्थिति में था। इन्होंने सभी राजपूत राज्यों को संगठित किया और उन्हें एक छत के नीचे लाया। तो क्वेश्चन बनता है, मेवाड़ का वह कौन सा शासक है या राजस्थान का कौन सा शासक है जो सभी राजपूत राजाओं को एक छत नीचे लाया था। एक छत के नीचे का अर्थ है एकता के साथ लड़ने, यानी एक ही राजा के साथ लड़ने, यानी एकता के साथ लड़ने का प्रयास किया था। तो महाराणा सांगा वो अंतिम शासक थे जो पूरे राजस्थान के जितने भी राजपूत शासक थे उन सबको
इकट्ठा करके और एक संयुक्त जो है वो युद्ध जो है वो लड़ा था। ठीक है, इसके बाद देखिएगा महाराणा सांगा पराक्रमी योद्धा थे। उन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा, मुगल बादशाहों के आक्रमण से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की। उनके शरीर पर 80 घाव थे। इनके एक पैर नहीं था, एक आंख नहीं थी और एक हाथ भी नहीं था, 80 घाव थे। और राणा सांगा अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। ये कभी इन्होंने अपने जीवन में कभी नकारात्मक सोच ही नहीं रखी। सोचिए, जिस व्यक्ति के आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, जिसके शरीर पर टोटल 80 घाव है, वो युद्ध करने की सोच सकता है क्या? और महाराणा सांगा का अगर आप इतिहास पढ़ते हो तो इन्हें ये युद्ध ना करे इसलिए इनको जहर दे के मार दिया गया था। इन्हीं के सरदारों द्वारा इनको विष दे के जो है मार दिया गया था। क्योंकि ये अपने जीवन में इन्होंने कभी ना, या ये मैं कर नहीं सकता, ये कभी सोचा ही नहीं। इन्होंने पाती पर्वन, जो अभी हमने चर्चा की थी कि सभी राजपूतों को एक छत के नीचे लेके आए थे, इस परंपरा को कहते हैं पाती पर्वन प्रथा या पाती पर्वन प्रथा। इसको भी इन्होंने जो है वो अंतिम बार जो है वो पूरा किया था। सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है इनको, सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है इनको। और चर्चा करेंगे जब आगे इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी तो हम बेसिक थोड़ी थोड़ी जानकारी जो है इनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। और एक हमारी राहुल कह रहे हैं कि नोट्स के रूप में पढ़ाओ ताकि हम लिख सकें। ये नोट्स के रूप में ही है। अगर इनसे शॉर्ट चाहिए तो मैंने आपको मैंने आपको रीड 2021 में इनके वन लाइनर क्वेश्चन करवाए हुए हैं। वो भी सेशन आपको यहीं पर हमारे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको मिल जाएंगे, तो वो जाके देख सकते हैं आप। फिर और ज्यादा शॉर्ट चाहिए तो आपको। राणा सांगा अपनी वीरता और उदारता के लिए क्या माने जाते हैं? प्रसिद्ध माने जाते हैं। इसके बाद आते हैं मालदेव। मालदेव कहां के शासक है? मारवाड़ के शासक हैं ये। मालदेव का जो शासनकाल रहा 1532 से 1562 तक रहा। मालदेव राठौड़ वंश के राव गांगा के ज्येष्ठ पुत्र हैं। मालदेव स्वतंत्रता प्रेमी एवं महत्वाकांक्षी शासक थे। मालदेव ने निरंतर सैनिक विजयों से और कूटनीति से मारवाड़ के राज्य की सीमा का जो है विस्तार किया। मारवाड़ के इतिहास में राव मालदेव का शासन मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, शायद ही आपको किसी गाइड में ये क्वेश्चन मिले कि मारवाड़ का शौर्य युग किसके शासनकाल को कहते हैं? मारवाड़ का शौर्य युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो मारवाड़ का शौर्य युग जो कहलाता है वो कहलाता है किसका शासनकाल? मारवाड़ का शासन शौर्य युग कहा जाता है मालदेव के शासनकाल को। इन्होंने अपने काल में कुल जो है वो 52 युद्ध किए। इनका एक साथ छोटे बड़े 58 परगनों पर जो अधिकार हो गया था। सर्वप्रथम इन्होंने भारदर जून पर जो है अधिकार किया, जीता उसको। इसके बाद नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर, मालदेव की विजय प्राप्त हुई इन पर। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, मेड़ता और पोखरण दुर्ग का इन्होंने जो है निर्माण करवाया। और 1562 में मालदेव का देहांत हो गया। मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला राजा कहा है, अर्थात ऐसा राजा जो ताकतवर राजा होता है उसे हसमत वाला राजा जो है कहा जाता है। मालदेव के ही शासनकाल में 1544 के अंदर जो है वो आपको पता है गिरी सुमेल का युद्ध होता है। गिरी सुमेल के युद्ध के अंदर शेरशाह सूरी ने क्या कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। और इस युद्ध में 2 सेनापति थे मालदेव के जो बहुत ही बहादुरी से लड़े थे। कौन थे वो? जैता और कूपा।
जैता और कूपा, इनको बहुत याद रखा जाता है गिरी सुमेल के युद्ध में। जब हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे तो इन सारी तथ्यों को बहुत ही विस्तार से आपके साथ में शेयर करूंगा, और मैं आपको पूर्ण आश्वस्त करता हूं कि राजस्थान का इतिहास आपको दादी की कहानी की तरह याद हो जाएगा। हम किसी प्रकार के ट्रिक का उपयोग नहीं करेंगे, सीधे आपको याद करवाएंगे। ट्रिक से याद करना हमारे लिए ज्यादा कठिन होता है। देखो, हर व्यक्ति का अलग तरीका है। कुछ लोग ट्रिक से पढ़ाते हैं, उनको ट्रिक में ज्यादा विश्वास होता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि वो गलत है, लेकिन हम आपको बिल्कुल सीधे सीधे कहानी के रूप में ही याद करवा देंगे। इनकी एक रानी थी, मालदेव की एक रानी थी जिसका नाम था उमा दे। जैसलमेर के जो शासक थे लूणकरण सिंह, इनकी पुत्री थी। मालदेव के साथ विवाह होता है, लेकिन जब विवाह होता है तो विवाह के साथ आपको पता है कि बहुत सारी दासियां साथ में दी जाती है। और मालदेव जो है वो विवाह के बाद अपने मालदेव की जो रानी उमा दे है वो अपने शयन कक्ष में तैयार हो रही थी, और मालदेव जो खूब सारी शराब पी चुके थे उस समय। तो मालदेव दूसरे कक्ष में बैठे हुए थे, क्योंकि रानियों के अलग अलग कक्ष होते थे। और अभी उमा दे पूरी तैयार नहीं हो पाई थी, यानी मेकअप वेकअप चल रहा था। तो उन्होंने अपनी दासी से कहा, दासी का नाम आप कमेंट करके बताना मुझे। अपनी दासी से कहा कि आप जाके थोड़े से समय के लिए जो है वो मालदेव जी का मन बहलाइए, उनके पास बैठिए, उनकी थोड़ी सेवा कीजिए, हम तब तक आते हैं। भारमली नामक जो है वो दासी थी। अब भारमली युवा थी और वो काफी सुंदर थी, और इधर मालदेव जी जो थे वो शराब के नशे में थे, और उन्होंने सुंदर दासी को देखकर उन्हीं के साथ जो है वो अपना सुहाग रात जो है वो मना लिया। और जब उमा दे तैयार होकर मेकअप वेकअप करके सज संवर के पहुंची, तो वो जो उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने ये तय कर लिया कि बस जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं है, सब्र ही नहीं है, तो आज के बाद में इनसे कभी नहीं बोलूंगी। और वो अपने पति से रूठ जाती है, और फिर कभी भी जो है वो उनसे बात नहीं करती है, कभी उनसे मिलती नहीं है, और कभी भी वो जोधपुर जाती नहीं है। अपना पूरा का पूरा समय जो है वो एक रूठी रानी के तौर पर उन्हें मनाया, और इतिहास इन्हें रूठी रानी के नाम से भी जानता है। जैसलमेर के लूणकरण की बेटी है। बहुत सारे तथ्य हैं। अभी हम क्योंकि एनसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पढ़ रहे हैं, तो यहां जितना दिया है उतना पढ़ रहे हैं, और बाकी जो तथ्य हैं वो आगे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस पर भी हम जो हो चर्चा करते रहेंगे। आगे चलते हैं। देखिए, महाराणा प्रताप की बात आती है। हाल ही में हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री जी ने एक किसी प्रोग्राम में ये कहा था कि महाराणा प्रताप जो थे वो मुगलों के साथ इसलिए लड़े थे क्योंकि वो शासन प्राप्त करना चाहते थे, वो सत्ता प्राप्त करना चाहते थे, वो सत्ता के भूखे थे। हो सकता है कि हमारे पूर्व माननीय शिक्षा मंत्री जी जो थे वो कोई और इतिहास पढ़ चुके थे, तो उनसे ये गलती हो गई, लेकिन इतिहास ये कभी नहीं कहता है कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि इतिहास में ये स्पष्ट रूप से लिखा है, और बच्चा बच्चा जानता है ये कि महाराणा प्रताप जो युद्ध किए मुगलों के साथ, वो अपनी स्वाधीनता के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, और अपने देशभक्ति के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए की। लेकिन फिर भी देखिए, बड़े लोग होते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, है ना, वो कुछ भी कह सकते हैं भैया, उनको कौन रोक सकता है। लेकिन आप इनकी बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं। महाराणा प्रताप 1572 से लेकर और 1597 तक का इनका जीवन काल रहा। महाराणा प्रताप उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में स्थित बादल महल में हुआ। यहां पर तो केवल कुंभलगढ़ ही लिखा है, लेकिन आप चाहें तो लिख सकते हैं कुंभलगढ़ के अंदर एक कटारगढ़ दुर्ग है। कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में एक महल है जिसका नाम है बादल महल। इस बादल महल के अंदर इनका जन्म होता है। इनकी माता का नाम जीवंता बाई था। राणा प्रताप का राज्याभिषेक जो 28 फरवरी 1572 में हुआ। शासन ग्रहण करते ही उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
जैसे कि मुगल शासक अकबर की मेवाड़ पर अधिकार करने की इच्छा, मेवाड़ की आर्थिक और सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करना, और इनका एक भाई था जगमाल। इनकी जो छोटी माता थी वो जगमाल को शासक बनाना चाहती थी, और शासक बन गए कौन? महाराणा प्रताप। तो छोटा भाई ये जो जगमाल था ये इनसे रूठ कर जो है कहां चला जाता है? अकबर के शरण में चला जाता है। महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप ने संकट काल में भी कृषि और वनों के विकास का प्रयास किया। इन विषयों पर इन्होंने विश्व वल्लभ जैसी, ये जो क्वेश्चन है आपको शायद ही किसी गाइड में मिलेगा, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप ने कृषि और वनों के विकास के लिए किस पुस्तक की रचना करवाई, या किस पुस्तक को लिखवाया, या कौन सी पुस्तक की रचना की? तो विश्व वल्लभ। ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, याद रखना। उन्होंने मानवाधिकारों का हमेशा पोषण किया। महाराणा प्रताप अपनी वीरता और युद्ध कला के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने व्यक्तित्व से मेवाड़ के प्रत्येक व्यक्ति को मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए जो है सब कुछ न्यौछावर कर देने वाला महान योद्धा बना दिया। इसके बाद नाम आता है राय सिंह जी का। राय सिंह जी बीकानेर के शासक थे। 1574 में ये शासनकाल संभालते हैं और 1612 तक इनका शासनकाल रहता है। बीकानेर के राव कल्याणमल के बड़े पुत्र राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ। 1574 में राय सिंह को राज्याभिषेक होता है। राय सिंह अपने रण कौशल से गुजरात, काबुल, कंधार एवं दक्षिण भारत के अभियानों में सफलता प्राप्त करते हैं। एक्चुअली ये मुगलों के लिए काम कर रहे थे। अगर ये काम इन्होंने अपने लिए किया होता तो हम इनकी भी बहुत सारी प्रशंसा कर दें, लेकिन इन्होंने जो है ये सारा काम मुगलों के लिए किया। बट फिर भी ये अपनी दानशीलता के लिए काफी प्रसिद्ध थे और इसी कारण इनको राजपुताने का कर्ण कहा जाता था। मोस्ट क्वेश्चन है, राजपुताने का क्या कहा जाता था? इनको कर्ण कहा जाता था। बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ का निर्माण इन्होंने करवाया। इन्होंने किले के भीतर एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। विद्या अनुरागी महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला, याद रखना, ज्योतिष रत्नमाला और राय सिंह महोत्सव जैसे ग्रंथों की रचना जो है इन्होंने की अपने शासनकाल में करवाई थी। इसके बाद चर्चा करते हैं तो मिर्जा राजा जय सिंह आते हैं। 1621 से लेकर और 1667 तक का इनका जो है वो रहता है शासनकाल। समझ में आ रहा है आपको? अगर आप अपने साथ में एक कॉपी या एक रजिस्टर रखते हैं और उसमें नोट करते रहेंगे तो इससे आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि जो चीज देखी जा रही है उसको अगर पढ़ लिया भी जाए, साथ में लिख लिया जाए, है ना, लिख भी लिया जाए तो वो फिर हमेशा के लिए याद हो जाती है। तो अगर आप हमेशा के लिए याद करना चाहते हैं तो साथ साथ में इसको लिख सकते हैं, आपको और मजा आएगा ज्यादा। एक बार शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक बटन दबाया नहीं है उन बच्चों से भी यही कहना है कि भैया अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, आपके मन को भा रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती है, तो आप जो है लाइक बटन दबाने में बिल्कुल भी संकोच ना करें, है ना, संकोच ना करें। आप देखिएगा मिर्जा राजा जयसिंह का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनता है कि इसे मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी, लेकिन वो विस्तार से पढ़ते हैं। कछुआ वंश के जयसिंह 1621 में आमेर की राजगद्दी पर बैठे। जयसिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, यानी मिर्जा राजा जयसिंह जो थे इन्होंने 3 मुगल शासकों की जो है वो क्या की थी, सेवा की थी। सेवा में इनको महारत हासिल थी। इन्होंने जहांगीर की और
शाहजहां की और फिर औरंगजेब की। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से आमेर के कौन से शासक थे जिन्होंने 3 मुगल बादशाहों के सेवा की थी। तो ये थे मिर्जा राजा जय सिंह। विभिन्न सैनिक अभियानों में उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। आमेर का शासन संभालते ही जहांगीर ने उन्हें सर्वप्रथम अहमदनगर के मलिक अंबर, याद रखना ये नाम, मलिक अंबर के विरुद्ध जो है वो अभियान पर भेजा। शाहजहां ने 1639 में जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी, याद रखना। औरंगजेब ने जयसिंह को दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध भेजा। मिर्जा राजा जयसिंह वीर सेनानायक और कुशल राजनीतिक होने के साथ ही साहित्य और कला प्रेमी भी थे। मिर्जा राजा जयसिंह के राज कवि बिहारी ने 1662 ईस्वी में बिहारी सतसई की जो है रचना की। जयसिंह के अन्य दरबारी राम कवि ने जो है वो जयसिंह चरित्र की जो है वो रचना की थी। तो ये दोनों चीजें आप जो है याद रख सकते हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं। तो अगले जो शासक आते हैं महाराजा जसवंत सिंह आते हैं। इनकी रानी ने इनके लिए दुर्ग के दरवाजे नहीं खोले थे, आपको पता हो तो। जब ये युद्ध में बीच में आ जाते हैं तो इनकी रानी ने दुर्ग के द्वार बंद कर दिए, खोले नहीं, कि मैं नहीं, जो व्यक्ति युद्ध से भाग कर आए मैं उसके लिए दरवाजे नहीं खोलती हूं, भाग जाओ यहां से, चलो भागो। फिर मनाया इनको, रानी को, और मना के इनको जो दरवाजे खुलवाए। ठीक है, देखिए जसवंत सिंह का जन्म जो है दिसंबर 1626 में हुआ। ब्राह्मणपुर में, कहां पर हुआ? ब्राह्मणपुर में हुआ। पिता गज सिंह की मृत्यु के पश्चात जसवंत सिंह जो है राज्याभिषेक किया गया इनका। बादशाह शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट है कि जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी? मुगल उत्तराधिकार युद्ध में जसवंत सिंह पहले शाही सेना यानी शाहजहां के साथ थे, परंतु बाद में ये आमेर के शासक जय सिंह के कहने पर जो है इन्होंने दोराई के युद्ध में औरंगजेब का जो है साथ दिया था। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा। जसवंत सिंह दक्षिण भारत में औरंगाबाद के निकट जो है जसवंतपुरा नामे के कस्बा भी बसाते हैं। जसवंत सिंह अच्छे साहित्यकार थे। इन्होंने आनंद प्रकाश, नाम याद रखना, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय आदि ग्रंथों की भी जो है रचना की थी। ये सारे के सारे ग्रंथ जो है नाम आप थोड़े से याद रख सकते हो चाहो तो। इसके बाद आता है महाराजा राज सिंह प्रथम। मेवाड़ के शासक है राज सिंह प्रथम। कहां के शासक है? राज सिंह प्रथम मेवाड़ के शासक हैं। देखिएगा इनके बारे में। 1652 में महाराणा जगत सिंह के पुत्र राज सिंह मेवाड़ के शासक बने। राज सिंह ने मुगल उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया, परंतु औरंगजेब की नीतियों ने राज सिंह का उनको विरोधी बना दिया। हालांकि जब उत्तराधिकार युद्ध हुआ तो इन्होंने औरंगजेब का साथ दिया, लेकिन बाद में वो औरंगजेब से दुश्मनी मोल ले लेते हैं। देखिए क्या होता है। औरंगजेब के कारण वर्ष से गोवर्धन नाथ यानी श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर आए और गोस्वामी भक्तों को राज सिंह ने शरण दी। यानी औरंगजेब जो थे वो कट्टर मुस्लिम शासक थे, और उन्होंने शासक बनते ही जो है वो यह आदेश दे दिया था कि जितने भी हिंदू मंदिर हैं, हिंदू देवी देवता हैं, उनको खंडित कर दीजिए अपने सैनिकों को। और इनके सैनिक जो है वो हजारों भारतीय मंदिरों को तोड़ देते हैं। तो इस समय ये जो श्रीनाथ जी है इनकी मूर्ति जो है वो लाकर ब्रज से यहाँ राजस्थान में स्थापित की। सिहाड़ नाथ द्वारा में नाथ जी की मूर्ति और द्वारकाधीश में की मूर्ति कांकरोली राजसमंद में जो है इन्होंने स्थापित कर वहां मंदिर बनवाए। उदयपुर में अंबा माता का मंदिर और अनेक जल स्रोत बनवाए। कांकरोली में राजसमंद झील बनवाई जो अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। और इसी झील पर रणछोड़ भट्ट द्वारा, याद रखना, रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति को 25 शिलालेखों पर जो खुदवाया गया। इसे राज प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। यह देश की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। इसके अलावा
एक राजकुमारी थी किशनगढ़ की, नाम बताओ कमेंट में, जिससे औरंगजेब जो है वो शादी करना चाहता था। एक किशनगढ़ की राजकुमारी थी जिससे औरंगजेब शादी करना चाहता था, लेकिन राज सिंह ने उससे शादी कर ली, जिसके कारण इनकी दुश्मनी और ज्यादा बढ़ गई थी। तो उस राजकुमारी का नाम बताएंगे कमेंट में कि कौन थी वो। चारुमती, बिल्कुल सही बताया आपने सोनल शर्मा जी, वेरी गुड। चारुमती से विवाह किया इन्होंने, चारुमती। और इनके बारे में विस्तार से आगे पढ़ेंगे हम। सवाई जयसिंह 1699 से 1443 तक 1743 तक। जयसिंह का जन्म 1668 में हुआ। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 1699 में राजगद्दी पर बैठे। सवाई जयसिंह का अधिकांश समय जो है वो राज्य के बाहर सैनिक अभियानों में बीता। मुगल राजनीति व मालवा में मराठा के प्रसार को रोकने में इन्होंने पूरा कार्य किया। औरंगजेब ने जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी, याद रखना, सवाई की उपाधि किसने दी थी इनको? औरंगजेब ने दी थी। राजस्थान के इतिहास में सवाई जयसिंह की गणना महान शासक, सेनापति, विद्वान और आश्रयदाता और नक्षत्र एवं गणित विद्या के ज्ञाता के रूप में की जाती है। कछवा राजवंश के सवाई जयसिंह ने आमेर के स्थान पर जो है जयपुर को अपनी जो है राजधानी बनाया। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो सवाई जयसिंह ने 1725 में नक्षत्रों की गणना करने के लिए शुद्ध सारणी का भी जो है निर्माण किया, और जिसका नाम इन्होंने जिज मोहम्मद शाही रखा औरंगजेब के लिए। जिज मोहम्मद शाही, याद रखना। नक्षत्रों की गणना की जो पुस्तक की रचना की थी उसका नाम क्या रखा? जिज मोहम्मद शाही। इसके अलावा जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ की रचना की। ज्योतिष यंत्रों के अनेक ग्रंथ भी इनके दौरान लिखे गए, जिसमें सिद्धांत सम्राट और यंत्र राज प्रमुख है। सवाई जयसिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए जंतर मंतर नाम से 5 वेधशालाएं बनाई, जो कहाँ है? ये सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में है। क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा है जो सवाई जयसिंह के द्वारा वेधशाला निर्माण करवाया गया था। इस प्रकार के क्वेश्चन आप खास तौर पर याद रख सकते हैं। फिर महाराजा सूरजमल आते हैं। महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे, जाट शासक थे ये। इनके पिता बदन सिंह ने अपनी अस्वस्थता के कारण जो है वो राजपाट इन्हें सौंप दिया था। जब मुगल साम्राज्य अन्य राज्य अवनति की ओर थे, तब मुगल, मराठा और राजपूतों के गठबंधन का शिकार हुआ ये राज्य। सूरजमल ने अपनी योग्यता से भरतपुर राज्य का विस्तार किया एवं गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, बनारस एंड फर्रुख नगर इलाके के अंदर जो जीत प्राप्त की थी। सूरजमल वीर सेनानायक, चतुर कूटनीतिज्ञ एवं कला प्रेमी के साथ एक मानवीय दृष्टिकोण वाले शासक थे। पानीपत के तृतीय युद्ध में, नोट करना, पानीपत के तृतीय युद्ध में इन्होंने मराठा शरणार्थियों को अपने राज्य में संरक्षण दिया था। कला मर्मज्ञ के रूप में अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्र में किले और महल बनवाए। इन्होंने राज्य में साहित्यकारों को संरक्षण दिया। कविवर सुदन, अखेराम, गर्ग जैसे विद्वान अनेक इनके दरबार की क्या थे? शोभा बढ़ाते थे। तो ये चैप्टर आपका पूरा हो चुका है। कल हम चैप्टर नंबर 7 शुरू करेंगे और चैप्टर नंबर 6 आपका आज कंप्लीट हो चुका है। आशा है कि आप, हाँ, इन्हें जाटों का अफलातून भी कहा जाता था, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अभी जो हम इन शासकों के बारे में जो जानकारी ली है वो बहुत छोटी सी जानकारी ली है, क्योंकि हम कक्षा 7 की बुक पढ़ रहे हैं अभी। जैसे जैसे हम आगे कक्षाओं में बढ़ते जाएंगे इनके बारे में और बेहतरीन जानकारी आपको मिलती जाएगी, और यहां से भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिले हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। अभी जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं जुड़ पा रहे हैं उनके लिए यह है कि आप अपने फोन का कैमरा खोलकर, यानी अगर आपके पास जैसे 2 फोन भी है घर में, तो कैमरे से इन कोड को स्कैन करके भी आप अब जो है वो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और स्क्रीनशॉट को बाद में पिक्चर बनाकर आप इनका स्कैन करके जो है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। यानी टेलीग्राम ज्वाइन करना अब हो गया बहुत आसान, केवल स्कैन करें और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप अपने टेलीग्राम में जाके ये सर्च कर सकते हैं। आप अपने क्रोम ब्राउजर में जाकर ये सर्च करेंगे, ये लिंक जो मैंने नीचे लिखा है, तो भी आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं।
ये राजस्थान एग्जाम मंत्रा ग्रुप है और ये रीट 2022 यानी 2022 का लिंक है। इसकी पीडीएफ आपको अगले 10 मिनट में हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आज का ये सेशन आपको पसंद आया। अगर सेशन पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने लक्ष्य की ओर ऐसे ही कदम